हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं, यूपी बोर्ड 2024 से 25 की परीक्षा देने वाले हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हम डेली रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपको, और उसमें हम 25 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे बोर्ड की दृष्टि से। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा, और लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि सर मेरे 25 में से कितने नंबर आए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम। आपके मैंने सभी जो 13-14 चैप्टर हैं उनमें से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कुछ वेरी शॉर्ट भी हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो डेली के हम इसी बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपका 2024 के HY सेट में आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय वे होती हैं जिनको आप अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, यानी P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पर देखें अंडर रूट 25 का मान क्या होता है 5, और 5 के नीचे अगर हमने 1 लगा दिया तो ये अंश बटे हर के रूप में लिख गया। इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है। अंडर रूट 81 को हम क्या लिख सकते हैं सर? आप कहोगे 9, और 9 के नीचे हम 1 लिख देंगे, तो इसका मतलब ये भी अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, तो ये भी अपरिमेय नहीं है। बची आपकी 5/3, तो ऑलरेडी अंश बटे हर के रूप में है। इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय है, यानी अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय वे होती हैं जो अंडर रूट के अंदर पूरा वर्ग नहीं होती किसी का। तो इसमें बचा ऑप्शन नंबर डी, तो ये राइट हो जाएगा। अगर मैं कुछ आपसे एग्जांपल पूछूँ अपरिमेय के, तो कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे अपरिमेय के? जैसे अंडर रूट 2 हो गई, और अंडर रूट 3 हो गई, अंडर रूट 5 हो गई। लेकिन अगर अंडर रूट 4 की बात पूछो आपसे, बताइए अंडर रूट 4 अपरिमेय है या परिमेय? अंडर रूट 4 जो है एक वर्ग है पूरा, किसका? 2 का, तो ये जो है परिमेय में आएगा, है ना। तो अपरिमेय में केवल वे संख्याएं आएंगी जो अंडर रूट के अंदर किसी का भी वर्ग नहीं होती है। अब इनके साथ अगर कुछ भी प्लस माइनस करें या जोड़ घटा करें या कोई भी भाग गुना करें, वो तो भी अपरिमेय ही रहेगी। जैसे अगर मैंने अंडर रूट 2 में 1 जोड़ दिया तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी अपरिमेय रहेगी। अगर 1 को घटा देंगे अंडर रूट 2 में से तो भी अपरिमेय रहेगी। अगर किसी संख्या से हमने भाग कर दिया इसको तो भी अपरिमेय रहेगी, और अगर किसी संख्या से हमने गुना कर दिया इसको तो भी अपरिमेय ही रहेगी। यानी अगर अपरिमेय संख्या के साथ आप किसी भी संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, चाहे भाग करो, वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको जरूर से करके जाइएगा। ये जो आपका 2019 में भी पूछा गया, 20 में, फिर 22 में, फिर 23 में, फिर 24 के IA सेट में और NCERT में भी आपका क्वेश्चन गिवन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसका स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, इसने बोला है हमसे कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। हम जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको ऊपर कि अंडर रूट 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। लेकिन अब इसमें हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो तब जब भी ऐसे सवाल आ जाए कि सिद्ध कीजिए ये संख्या अपरिमेय है, या अंडर रूट 3 की जगह कुछ भी दे सकता है, अंडर रूट 2 भी दे सकता है आपको, या अंडर रूट 5 भी दे सकता है। ठीक है, तो इन सभी का तरीका एक जैसे ही है। एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, तो हर बार उसी लैंग्वेज को आप लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को अपरिमेय न लेकर हम परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, तो माना अंडर रूट 3 अपरिमेय ना होकर एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये एक अपरिमेय ना होकर एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है परिमेय कहलाती है। तो अब हमने मान लिया कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय, तो हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ जी, तो P/Q, और ये P और Q क्या है? दोनों एक पूर्णांक होने चाहिए आपके, जहाँ P व Q दोनों धन पूर्णांक हैं तथा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है, तो ये मान के चलेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो है अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे और यहाँ पर p बटा q का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, कितना बचेगा 3, और ये आपका बच जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। यहाँ से p स्क्वायर का मान अगर मैं आपसे पूछूँ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर q स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3q स्क्वायर आया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे, या चलो ऐसी ब्रैकेट में रहने दो, p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, जो p स्क्वायर है आपका ये 3 से विभाज्य है। भाई अगर कोई संख्या लिखी हुई है, मान लो एक नंबर है और उसमें लिखा मैंने 12, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर 3 × 4 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो संख्या है वो मेरा 3 से विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। अब अगर ये p स्क्वायर बराबर है 3q स्क्वायर, इसके दो फैक्टर हैं 3 भी और q स्क्वायर भी, तो आप बोल सकते हो कि जो p स्क्वायर मेरी एक संख्या है वो 3 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे अतः p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः p स्क्वायर क्या है, 3 से विभाज्य है। जब p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे अतः p भी 3 से विभाज्य है। अब अगर ये 3 से विभाज्य है तो हम लिखेंगे यहाँ पर p बराबर 3r, यानी जब भाज्य है इस 3 से कटने के बाद कोई ना कोई इसका गुणनखंड बचेगा, तो हमने मान लिया p बराबर 3r। यहाँ पर लिखेंगे माना p बराबर 3r। अब दोनों ओर का क्या करेंगे, फिर से वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका 9r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये भी p स्क्वायर का मान था और ये भी p स्क्वायर का मान था, तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू 3q स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर दीजिए, बराबर में आ जाएगा 9r स्क्वायर। देखिए 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा ये, और आपका जो q स्क्वायर का मान आया वो कितना आया, 3r स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जैसी कंडीशन हमने ऊपर लगाई थी कि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, सेम ऐसे यहाँ पर लगाएंगे q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। तो लिखेंगे अतः q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा, अतः q भी 3 से विभाज्य है। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या माना था ऊपर कि जो आपका p और q है दोनों पूर्णांक हैं और इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये दोनों किसी भी संख्या से नहीं कट रही, और यहाँ पर आ रहा है कि q भी 3 से विभाज्य है और p भी 3 से विभाज्य है। तो जो हमारी कल्पना थी वो गलत साबित हो रही है। वो किस कारण साबित हो रही है, क्योंकि हमने एक गलत चीज़ मान ली थी शुरुआत में कि हमने इसे परिमेय मान के चले थे। तो अगर हम परिमेय ना मान के अपरिमेय मान के चलते तब सत्य हो जाता। इसका मतलब ये √3 जो है परिमेय ना होकर अपरिमेय है। तो अब बस आपको यही सब लिखना है इधर को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो लिखेंगे अतः जो 3 आया आपका, 3 p व q का सारणिष्ठ गुणनखंड है, मतलब दोनों में जो है कॉमन है, सारणिष्ठ गुणनखंड है। यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। आपको यही लैंग्वेज लिखनी है, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी कल्पना या हमारी मान्यता के अनुसार, कैसे भी लिख सकते हो आप, हमारी मान्यता के अनुसार p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमारी मान्यता क्या थी कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे हमारी मान्यता के अनुसार p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यह यहाँ लिखेंगे, यह संकेत करता है कि हमारी जो कल्पना है वो गलत है,
हमारी कल्पना, वो कल्पना क्या थी, यहाँ पर लिख देंगे कि √3 यहाँ से √3 से लेकर है तक लिख देंगे। हमारी कल्पना √3 एक परिमेय संख्या है। जो हमारी कल्पना क्या थी, √3 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, असंगत तथा त्रुटिपूर्ण है। जो हमारी कल्पना है वो कैसी है, असंगत तथा त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है, त्रुटिपूर्ण है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो इस लैंग्वेज को आपको चाहे रटनी है, कैसी भी करनी है, लेकिन इसको ज़रूर से याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो, तो इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। एक बहुपद दिया है आपको 3x² + 5x + के 2 के शून्यकों का योग पूछा है आपसे, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 2024 के XY सेट में पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है। एक बहुपद है, इसमें देखिए जो बहुपद होता है 3x² + के 5x + के 2, इसकी जो तुलना करेंगे आप किससे करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर जो a का मान है वो 3 है, और b का मान क्या है, 5 है, और यहाँ पर c का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पर ये a b c का मान निकाल लिया। उसके बाद जो शून्यकों का योगफल होता है, आप जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो कितना होता है, -b/a, ये होता है -b/a। अब b की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पर लिख देंगे -5/a। a की वैल्यू कितनी है, 3, तो लिख देंगे -5/3। अब कौन से ऑप्शन में है -5/3, b में, ठीक है। अगर आपसे पूछता शून्यकों का गुणनफल तो आप लिख देते c/a, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं गुणनफल कितना होता है शून्यकों का, तो आप कहोगे c/a, तब आंसर मेरा बन जाता c, यानी 2/3, ठीक है। तो आपसे अब योगफल पूछा है, क्या पता अगली बार को गुणनफल पूछ ले, तो दोनों चीज़ आपको क्लियर करके चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। एक द्विघात बहुपद दिया है f(x) = 3x² - x - 4, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में पूछा, 2024 में पूछा और NCERT में भी गिवन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस सवाल को ध्यान से देखना है। जो आपको दिया है पहले वो लिखेंगे, f(x) = 3x² - x - 4, ये आपको एक बहुपद दिया है। अब इसके सबसे पहले शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हो, आप इसके फैक्टर करके निकाल सकते हो। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 3 चौके 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ घटाकर 1 आए। तो 4 या 12, तो 4 में से 1 घटेगा, 3 घटेगा तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -4x और +3x -4, ठीक है। गुणनखंड करने तो आते ही होंगे आप सभी को। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर केवल x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अंदर 3x बचा और यहाँ -4 बचा। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 3x - 4। दोनों सेम फैक्टर हैं तो हम एक बार इनको कॉमन ले लेंगे और जो अंदर बचेगा उसको लिख लेंगे x + 1। अब ठीक है, यहाँ से जो है हम इनको 0 के इक्वल मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो x के मान आएंगे, x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 4/3 आ जाएगा और x का मान एक आएगा -1। तो इसके शून्य कितने आ गए हैं, 2 शून्य आए हैं। x की वैल्यू को शून्य की बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक, अतः शून्यक बराबर 4/3 और -1, ये आपके शून्यक आ गए। लेकिन अब उसने पूछा है शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच का संबंध। तो आप सभी जानते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या होता है कि शून्यकों का योग कितना आना चाहिए, -b/a आना चाहिए, और शून्यकों का गुणनफल किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के बराबर आना चाहिए। तो यही है इन दोनों में संबंध कि शून्यकों में और इनके गुणांकों में। भाई गुणांक तो है, ये कोई भी बहुपद इसी प्रकार का तो होता है, ax² + bx + c, और ये a b c ये क्या है, गुणांक की तो है। तो गुणांकों और शून्यकों में संबंध ये होते हैं, ठीक है। अब इनको हमें सिद्ध करना है, सिंपल है बहुत ही। तो शून्यकों का योग कर दीजिए। हमारे पास एक शून्य की आया है, एक शून्य की आया है, तो इनका अगर मैं योग करूँगा कितना आएगा, 4/3 + -1, ठीक है। और इधर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अगर यहाँ से गौर से देखो,
इसकी तुलना यहाँ पर a है, ये b है, ये c है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई -1 और c की वैल्यू भी -4 आ गई। तो यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे ऊपर से -1 तो माइनस माइनस आ जाएगा नीचे। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 देख सकते हो आप। अब यहाँ पर देखें इसको सोल्व करेंगे 4/3 और प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/3, 3 निगम 3 और 4 में से 3 गया 1/3, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये सत्य है, तो सत्यापित लिख देंगे। अब दूसरे साइड में देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी इस वाले शून्य का और इस वाले शून्य का गुणनफल कर देंगे। तो 4/3 की गुना कर देंगे -1 में बराबर c की वैल्यू कितनी है ऊपर देखिए -4 है बटे a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है। तो 4 एकम 4 -4/3 और बराबर -4/3, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब यह भी सत्य है, तो सत्यापित लिख देंगे। इतना ही करना था इस सवाल में, और कुछ ज़्यादा नहीं था। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो जब भी आपसे दो इक्वेशन देके पूछ ले कि ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं, तो इनकी 3 कंडीशन आपको याद रखनी है हमेशा। तो 3 कंडीशन क्या है? यदि आपका जो है a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के और बराबर आ जाए c1/c2 के, यानी ये तीनों रेशियो बराबर आ जाए, तो रेखाएं कैसी होंगी? आपकी समपाती होंगी, ठीक है, समपाती होंगी। और अगर समपाती होंगी तो कैसी होंगी? इसका मतलब एक रेखा अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होगी, यानी दोनों एक ही पथ पर होंगी। समपाती का मतलब यही तो होंगे एक ही पथ पर, और दोनों के अनंत हल होंगे, ठीक है, अनंत हल होंगे। देखिए हल का मतलब होता है दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही हैं एक दूसरे को, जितने बिंदु पर काटेंगी उतने ही हल होंगे। तो ये दोनों रेखाएं अनंत बार एक दूसरे को टच करेंगी, तो इसका मतलब अनंत ही हल होंगे। अगर आपका जो a1/a2 है वो बराबर तो आता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आता, तब आपकी जो रेखाएं होंगी समांतर होंगी, ये याद रखना है आपको। और अगर समांतर होंगी इसका मतलब पहली लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, ना ही टच करेंगी, तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे कोई हल नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए a1/a2 नहीं बराबर आता b1/b2 के, तो c1/c2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल यहीं रुक जाएंगे। a1/a2 अगर बराबर नहीं आ रहा b1/b2 के, तो हम लिखेंगे प्रतिच्छेद करेंगी। रेखा कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब है एक दूसरे को ऐसे काटना, ठीक है। तो ये कितने बिंदु पर काट रही हैं? आप कहोगे सर एक ही बिंदु पर काट रही हैं, तो हम लिखेंगे केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अगर एक हल होगा तो इसका मतलब है जिसका कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय हल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब है जिसका दूसरा ना हो, यानी इसका केवल एक ही हो, तो वो प्रतिच्छेदी होंगी। अब उसने पूछा है ये दो रेखाएं दी हैं, इसमें बताना है समपाती हैं अगर, तो बताओ p का क्या मान है। तो समपाती के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 बराबर आना चाहिए b1/b2 के, बराबर आना चाहिए c1/c2 के। a1 a2 b1 b2 ये सब क्या है आप जानते हैं ना भाई। कोई भी दो रेखा इस प्रकार है a1x + b1y + c1 = 0, और एक दूसरी लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। तो इनके जो गुणांक हैं यही तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है। तो इसी प्रकार हमें जो लाइन दी है ध्यान से देखो, लाइन क्या है 3x - y + 8 = 0 और 6x - के py। अब देखिए 16 को भी इधर ले आइए, क्योंकि 8 हमारा इधर साइड है तो 16 भी इधर ही साइड आएगा। अगर 8 इधर होता तो 16 को भी इधर रखते, तो 16 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का नहीं। अब यहाँ से इनका रेशियो निकालिए, ये आपका a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो a1/a2 कितना आएगा? यहाँ से देखें a1/a2 यानी 3/6, इसका मतलब आ जाएगा 1/2। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए b1/b2 कितना आएगा, आप कहोगे सर -1 बटे -p, तो कितना आना चाहिए? कितना आ गया? 1/p। अच्छा, c1/c2 कितना आएगा? c1/c2 तो कितना आएगा? c1/c2 8/-16, 8/। तो इसको देखिए -1/2 आ रहा है ये तो, यानी तीसरी लाइन बराबर नहीं आ रही। समपाती बोला है उसने, इसको छोड़ दीजिए कि समपाती में हम केवल ये दो चीज़ चेक कर लेंगे, ठीक है। यानी समपाती में हम ये दो चीज़ लेकर चलेंगे, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 1/2 किसके बराबर आ जाएगा? 1/p के। तो p का मान कितना आ गया? डायरेक्ट 2 आ गया।
तो हमसे केवल पी का मान पूछा था उसने, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यह आपका रैखिक समीकरण योग वाले चैप्टर से है और इसमें 2020, 22 और 24 में 3 बार लगातार पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, संख्याओं को मानेंगे। इसमें दो संख्याएँ हैं तो हम पहली संख्या को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या मान लेंगे इसमें बराबर y। अच्छा, अब प्रश्न के अनुसार आएंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का अगर डिफरेंस करेंगे x माइनस वाई तो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। अब उसने बोला आगे तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कोई भी एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब जो बड़ी वाली संख्या होगी वो छोटी वाली की 3 गुनी होगी। तो बड़ी और छोटी का कैसे निर्णय करेंगे कि जिसमें से कोई संख्या घट रही है तो बड़ी तो होगी, भाई ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो इसका मतलब जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। तो लिखेंगे तथा जो x होगा आपका 3 y का 3 गुना होगा। सिंपल। अब 3y को इधर ले आइए, ठीक है, तो x माइनस के 3y बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब आपके सामने दो इक्वेशन आ गई हैं, इसको आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो, चाहे आप विलोपन विधि से सोल्व करो। तो मैं कहूँगा आपको विलोपन विधि से सोल्व करना आसान है, क्योंकि इनके गुणांक समान है, तो इनको आपस में घटा देंगे। तो इक्वेशन माइनस इक्वेशन सेकंड, तो 1 में से सेकंड घटाएंगे तो इसमें से इसे घटाओ, ऊपर वाले लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे सेकंड इक्वेशन। अब इनको घटाएंगे तो चिन्ह पलट जाएंगे, ठीक है। x से गया x, ये माइनस के 1 है और प्लस के 3 है, कितने हो जाएंगे, प्लस के 2y। कितना बचे इधर 26, तो 2 से गया 13 बार, y का मान आ गया 13। अब y का मान या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन सेकंड में रख दो, मर्जी आपकी है। तो लिखेंगे y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर रखेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू 13 और बराबर 26। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 में 26 जोड़ेंगे 39 आ जाएगी। और लास्ट में लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर x मानी थी ना हमने, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 39 आई है। अतः दूसरी संख्या बराबर ये y मानी थी तो 13 आ जाएगी। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब आपको मान लीजिए आपके अपने आंसर चेक करने हैं कि मेरा जो उत्तर आया वो सही आया है गलत आया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कन्फ्यूजन होती है कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो सवाल के अनुसार कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 आना चाहिए। तो पहली संख्या आपकी 39 है, दूसरी 13 है, तो इन दोनों का अंतर 26 है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल 26 है। अब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि जो पहली एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, क्या इनमें से कोई एक संख्या ऐसी है जो दूसरी की 3 गुनी हो। तो 39 जो है 13 की 3 गुनी है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, हमारे जो पिछले क्वेश्चनों में नंबरिंग मिसिंग हो गई थी कि चौथे क्वेश्चन से डायरेक्ट मैंने 7 लिख दिया था, तो वहाँ पर अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और अब ये 7वां क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से है। यदि एक द्विघात समीकरण x² प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान बताइए। तो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपसे कि एक नंबर मिसिंग दे देगा, चाहे k दे दे चाहे x दे दे, तो उसमें आपको मान पूछता है। तो याद रखिएगा जब भी आपको एक मूल दे, मूल का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। यदि एक मूल -2 है, यानी वो x का ही तो मान है, तो x का मान -2 है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए डायरेक्ट, तो वहाँ पर p का मान आ जाएगा। तो लग देंगे x की वैल्यू -2, तो -2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस के 2 और माइनस के 2 और माइनस के p बराबर 0। इसको सोल्व करो, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 दूनी -4 माइनस p बराबर 0। 4 से गया 4 और माइनस p बराबर 0, यानी p का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा A, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसको मेथड से करिए। मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा बैठ जाता है, आपको डायरेक्ट ऑप्शनों से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका द्विघात समीकरण चैप्टर से है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कैसे होगा,
उसने जो आपको बोला है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, तो इसमें केवल हमें एक ही चीज़ माननी पड़ती है। जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसमें दो चीज़ माननी पड़ती हैं, एक्स और वाई। लेकिन जो द्विघात समीकरण होती है उसमें केवल एक्स ही मानना पड़ता है दोनों, यानी लंबाई को भी एक्स की फॉर्म में मानना है और चौड़ाई को भी एक्स की फॉर्म में मानना है। अब मानेंगे कैसे? उसने आपको दिया है, देखिए लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी लंबाई की तो वैल्यू उसने दे दी कितनी की, चौड़ाई से दुगनी। अब हमें चौड़ाई नहीं पता कितनी है, तो हम चौड़ाई को मानेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो माना चौड़ाई बराबर, क्योंकि काफ़ी बच्चों का जो कन्फ्यूजन होता है यही होता है कि किसको माने, तो माना चौड़ाई x मीटर। अब अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो अतः लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई उसने बोला है चौड़ाई से दुगनी कर दो, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब उसने बोला है एक बगीचे का जो परिमाप का मतलब क्या होता है, उनकी सारी भुजाओं की योग। देखिए आयताकार होगा तभी तो लंबाई चौड़ाई होगी। इसमें जो परिमाप होता है, एक लंबाई ये हो जाएगी, दूसरी लंबाई ये, एक चौड़ाई ये हो जाएगी, एक चौड़ाई ये, तो जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, इन सारी लंबाइयों का योग कर दीजिए, यानी L + B + L + B। इसमें 2 L आए, ठीक है, इसमें कितने आएंगे, 2 B आएंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बना L + B, ठीक है। L को लंबाई बोल सकते हैं और B को चौड़ाई बोल सकते हैं। तो बच्चे जो हैं इसको रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है। परिमाप जो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, वो कैसे आता है, ऐसे आता है, कभी नहीं भूलोगे, इस ट्रिक से याद करोगे तो। और क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल डायरेक्ट लंबाई की गुना चौड़ाई में कर देते हैं, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अब आ जाओ सवाल पे। उसने बोला है बगीचे का जो परिमाप है 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर है। तो क्षेत्रफल से निकाल लीजिए आप, डायरेक्ट तो लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, x 2x है, और चौड़ाई कितनी है, x है, और क्षेत्रफल कितना है, 800 है। तो यहाँ से सोल्व करिए, 2 से गया 4 बार, 400 बराबर x², यानी x² बराबर 400। तो x का मान कितना आ जाएगा, ±20। x के 2 मान आएंगे। अब ध्यान से दीजिए, x का जो मान आया है आपका वो 20 क्या है, ये 20 प्लस में भी है और माइनस में भी है, और x का मतलब क्या है, x का मतलब है चौड़ाई। तो चौड़ाई या लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, आपको हमेशा प्लस की वैल्यू लेनी है। तो लिखेंगे चूँकि चौड़ाई निगेटिव नहीं हो सकती, अतः माइनस चिन्ह छोड़ने पर, तो जब माइनस चिन्ह छोड़ देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ओनली प्लस के 20 मीटर, ठीक है। तो x का मान अगर 20 है तो इसका लंबाई का मान कितना आ जाएगा, अतः लंबाई बराबर 2x, और 2 की गुना x में करेंगे 20, यानी कि 40 मीटर आ गया, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x यानी कि 20 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक समांतर श्रेणी नाम से चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5, उससे लिया गया है एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ये जरूर आता है। समांतर श्रेणी दी है आपको और उसका सार्वंतर पूछा है, ठीक है। तो सार्वंतर क्या होता है, किसी भी दो समांतर श्रेणी के 2 पद ले लीजिए और अगले पद में से पिछला पद घटाने पर वो सार्वंतर आ जाएगा। यानी अगर मैं -1 में से 5 घटा दूँ माइनस के, तो मेरा सार्वंतर आ जाएगा, या 3 में से अगर मैं -1 घटा दूँ तो भी मेरा सार्वंतर आ जाएगा, या 7 में से अगर मैं 3 घटा दूँ तो भी मेरा सार्वंतर आ जाएगा। तो कौन सा घटाना आसान है, तो आप कहोगे सर ये वाला घटाना आसान है, बाकी में तो प्लस माइनस हो रहा है। तो सब 7 में से 3 जाएंगे तो 4 ही ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर आपका A2 में से A1 घटा दो तब भी आ जाएगा, A3 में से A2 घटा दो तब भी आ जाएगा, और A4 में से A3 घटा दो तब भी आ जाएगा, यानी अगले में से पिछला टर्म घटाना है, वो सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर डरिएगा मत बिल्कुल भी, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है आपसे, आप भी सेम ऐसे ही करते जाइए, आपको खुद ब खुद रास्ता दिख जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। मैथ ओनली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 ला सकते हो, ठीक है, और बाकी अदर सब्जेक्ट में तो आपके 100 कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैथ में आपके 100 में से 100 भी आ सकते हैं अगर
आपने बिल्कुल सही आंसर आपने लिखा है और तरीका आपका सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है इसने, AP है, उसके प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। तो आप जानते हैं n पदों के योगफल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SN से। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, चूँकि n पदों का योगफल SN होता है। ठीक है, और SN का मान कितना होता है आप सभी जानते हैं। SN के दो फॉर्मूले होते हैं, n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, ये कब लगता है, जब आपको अंतिम पद ना पता हो, और अगर अंतिम पद पता हो तब फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a + l। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले SN के होते हैं, इसको अच्छे से याद रखना है। अब उसने 8 पदों का योगफल पूछा, यानी अतः यह दिया है S8 है ना। S8 मतलब 8 पदों का योगफल कितना दिया है, उसको लिखे 64। ओके, उसके बाद और क्या दिया है, इसके प्रथम 17 पदों का योगफल यानी कि S17 = 289, इसको लिख लिया। अब S8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे SN को मैंने क्या लिखा, n/2 2a + n-1 × d, तो ऐसे ही S8 को मैं लिखूँगा 8/2। तो लिखेंगे S8 = 8/2 2a + n-1, n का मतलब 8 हो जाएगा, तो 8 - 1 × d यहाँ पर लिख दिया। और S8 का मान कितना है, 64, यहाँ पर लिख दीजिए। 64 = 8/2 का मतलब 4 हो जाएगा, और 2a + 8 में से 1 गया यानी 7 और d, यहाँ से 4 से 64 16 बार गया, तो आ जाएगा 2a + 7d। इसका मतलब 2a + 7d का मान कितना आ चुका, 16 आ चुका। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए S17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, S17 बराबर कि 17/2 और 2a + 17 - 1 × d, हाँ है ना। ठीक है, अब S17 का मान है कितना, 289 है, यहाँ पर लिखेंगे 289 = 17/2 और 2a + 17 - 1 करेंगे 16 और d। अब देखिए 17 से 17 बार कट जाएगा, 17 का वर्ग होता है 289 बराबर, और 2 की गुना हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2a + 16d, और यहाँ पर 17 दूनी 34 आ जाएगा, तो 2a + 16d का मान कितना आ गया, 34 आ गया। इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 2 से काट दीजिए सबको। तो यहाँ पर 1 बार गया, ये 8 बार कट गया, और ये 17 बार कट गया। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें सार्वंतर और क्या निकालना था, प्रथम पद। तो हमारा जो इक्वेशन आई है वो प्रथम पद और सार्वंतर में तो आई है, ए और डी में। तो यहाँ पर आप 2 इक्वेशन गिवन है आपको, इसको चाहे आप प्रतिस्थापन से हल करो, चाहे आप विलोपन से हल करो। ए और डी का मान निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, प्रतिस्थापन से नहीं विलोपन से करूँगा। ए का मान समान बनाने के लिए समीकरण नंबर 2 में 2 से गुना कर लो, या एक काम कीजिए, इसको ऐसी एज यहाँ पर रहने दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 में रहने दीजिए, क्योंकि मेरा 2a यहाँ पर गिवन है ना, तो इसको काटना मत 2 से, इसको यहीं पर रहने दो। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर लिखो 2a + 7d = 16, और इक्वेशन सेकंड को नीचे लिखेंगे 2a + 16d = 34। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह पलट देंगे सबके। 2a से गया 2a, 7 में से 16 गए माइनस के 9d, और 16 में से 34 गए तो 14 में से 6 गए बचेंगे 8, और 2 में से 1 गए बचेंगे 1 माइनस के, तो 9 दूनी 18, माइनस से माइनस भी खत्म, यानी d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब जब d का मान 2 आ गया तो या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो या d का मान समीकरण 2 में रखो। तो लिखेंगे इधर d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2a + 7d, d का मान है कितना, 2 = 16। तो कितना आ गया, 2a + 14 = 16। 14 को 16 में से घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 से गया 2, यानी a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर 1 आ गया, और सार्वंतर बराबर 2 आ गया। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख कर घबराना नहीं है, जैसे जैसे उसने बोला है आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करते जाना है, और लास्ट में देखना आप बिल्कुल सटीक आंसर लाओगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने गिवन है। 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए 2 त्रिभुज हैं, और समरूप का मतलब क्या होता है, समान दिखने वाले। तो 2 त्रिभुज मान लीजिए, एक ABC है, ऐसे ABC, और एक दूसरा त्रिभुज है PQR। अगर ये दोनों आपको समान दिख रहे हैं, इसका मतलब इनके जो कोण हैं वो क्या होंगे, समान होंगे।
ठीक है। कोई भी कोण इनके क्या होंगे, समान होंगे। मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 ही होना चाहिए। अगर ये आपका 40 डिग्री है तो ये भी 40 ही होना चाहिए। अगर ये आपका 110 है तो ये भी आपका 110 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी इनके संगत कोण, यानी पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा कोण दूसरे के बराबर, तीसरा कोण तीसरे के बराबर होना चाहिए। संगत का मतलब ये होता है। तो ये तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, जो इनकी भुजाएं हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये 2 है और ये आपकी 4 है, ठीक है, और अगर ये आपकी 3 है तो ये आपकी 6 है, और ये आपके अगर 5 है तो इसकी मान लीजिए 10 मान लीजिए। तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर रहना चाहिए। देखिए पहली भुजा और इसकी ये वाली साइड की भुजा, संगत भुजा, भुजा का बिल कैसी लेनी है, संगत। अगर मैं ये वाली भुजा इसमें ले रहा हूँ तो इसमें भी ये वाली भुजा ले रहा हूँ, तो इनका अनुपात कितना आएगा आपका, हो गया सर 2/4 यानी 1/2 अनुपात आया। अगर इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात पूछूँ कितना आना चाहिए, 3/6 यानी इसमें भी 1/2 आएगा। ऐसे ही ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात कितना आएगा, यानी 5/10 बराबर 1/2। यानी अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इसमें आगे लिखा है इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। तो यानी ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्लियर हो गए समरूप त्रिभुज की बात। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये इसमें एक चित्र दिया गया है। चित्र में DE समांतर है BC के, यानी जो DE रेखा है वो BC रेखा के समांतर है। ठीक है, यदि AD बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी AD का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3 है, और AE का मान 2 है। AE का मतलब ये वाली भुजा 2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 है, तथा DB की वैल्यू 6 है। DB का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो बताइए EC का मान कितना होगा। तो EC कहाँ पर है, EC यानी ये वाली लाइन आपसे पूछी है, EC का मान कितना होगा। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमसे केवल ये पूछा है। तो अब ध्यान से देखिए, क्या अगर मैं पूछूँ त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, एक तो त्रिभुज ADE, ठीक है, और एक त्रिभुज ABC, ये बड़ा वाला। तो ध्यान से देखना, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC समरूप है, हाँ है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, देख लीजिए इसका जो एक कोण है, यानी इसमें त्रिभुज ADE में कोण A जितना है उतना ही कोण ABC में होगा A का मान। ठीक है, दोनों कोण बराबर हो गए। दूसरी बात, यानी इनकी जो भुजाएं हैं वो भी समान अनुपात में है। तो इसका मतलब जो आपकी भुजाएं आएंगी वो समान अनुपात में आएंगी। कैसे कि जो भुजा AD है, इस वाले छोटे त्रिभुज की भुजा जो AD है वो भुजा AB के समान अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे AD का अनुपात AB से लेंगे, और दूसरा AE का अनुपात किससे लेंगे, AE का अनुपात AC से लेंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखिए। AD का मान कितना है, आप कहोगे सर 3 है। AB का मान कितना है, A से B तक की वैल्यू ये 3 है, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो पूरा मान हो जाएगा 9। AE का मान कितना है, आप कहोगे सर 2 है। AC का मान देखिए, AC किस किस से मिलके बनी है, एक तो AE से और एक EC से, तो हम लिख सकते हैं इसको AE प्लस EC। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 × 9, तो AE प्लस EC कितना आ जाएगा यहाँ पर, AE प्लस EC, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब AE का मान कितना है, AE का मान फिर से 2 लिख देंगे यहाँ पर, 2 प्लस EC बराबर 6, यानी जो EC का मान आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। और हमसे EC का ही तो मान पूछा था, EC का याद कीजिए। तो एक बार फिर से समझिए, जो आपके एक त्रिभुज छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन ये होती है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। यानी जो छोटे वाले की भुजा यहाँ से यहाँ तक है और बड़े वाले की ये वाली साइड कितनी है, ये है, तो हमने इनका अनुपात लिखा। उसके बाद इस छोटे वाले की भुजा यानी AE और इस बड़े वाले की भुजा AC, इनका अनुपात बराबर लिख दिया। तो बराबर लिखने के बाद इनकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, इस AC को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया, AE और EC। AE का मान हमें गिवन है कितना, 2, और EC का मान हमें से पूछा है तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे इसमें, 4 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और ये आपका 2021 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पर लिखा है 2 बिंदु 2, 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी।
ये क्वेश्चन ऐसा है, हर बार पूछा जाता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कि दो बिंदु के बीच की दूरी डायरेक्ट पूछ लेगा। बिंदु चेंज हो सकते हैं लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ये आपसे 2022 में पूछा, फिर 23 में पूछा, फिर 24 में पूछा और 24 में भी 2 सेटों में पूछा। इसका मतलब लगातार आ रहा है इसका, यानी 2025 के लिए रेडी रख लीजिए इसको, ठीक है। तो अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है। दो बिंदु मान लीजिए, एक x1 और एक y1 व एक दूसरा है x2 और एक y2 के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कितना होता है, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप x2 में से x1 भी घटा सकते हो। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब x1 माइनस x2 करना है, x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 1 का वर्ग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में से 4 गए 2 और 2 का वर्ग माइनस का वो भी 4 ही आएगा प्लस का। 3 में से 1 गया 2 और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे और 8 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 तथा 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है, कई बार पूछा जाएगा। 2017 में पूछा गया, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, यानी 3 साल से तो लगातार आ रहा है। इसका मतलब 25 के लिए रेडी रख लीजिए इसको। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, जब आपसे दो बिंदु देकर उनको अनुपात देकर एक और पूछे अंतः विभाजित कर रहा है या बाह्य विभाजित कर रहा है, तो इसके फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से देखना। मान लीजिए दो बिंदु हैं x1 y1 और एक बिंदु है आपका x2 y2। तो दो बिंदुओं को अगर मिलाने वाली एक रेखाखंड है, इसने बोला ना कि दो बिंदु हैं, कोई भी बिंदु दे सकता है, जोड़ने वाला रेखाखंड। अब ये जो जोड़ने वाला रेखाखंड है यानी लाइन है, इसको कोई एक दूसरा बिंदु आएगा जो एक अनुपात में विभाजित कर देगा। मान लीजिए m1 अनुपात हो गया, ये m2 अनुपात हो गया। और इस बिंदु के जो निर्देशांक है, मान लीजिए कैपिटल X और कैपिटल Y है, ये कैसे विभाजित कर रहा है, इनको अंतः विभाजित कर रहा है, अंदर से विभाजित कर रहा है। अगर कहेगा बाह्य विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इनको जो मिलाने वाली रेखा है इसको बाह्यतः विभाजित कर रहा है। मान लीजिए कैपिटल X कैपिटल Y यहाँ पर आ जाएगा, अब ये बाहर से विभाजित कर रहा है, ठीक है, m1 अनुपात m2 में। तब अंतः विभाजन के जो फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है अंतः विभाजित, जब अंतः विभाजित करें ना, जब अंतः विभाजित करें तो जब अंतः विभाजित करें तो इस कैपिटल X का मान कितना हो जाएगा, कैपिटल X का m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये तो कैपिटल X का मान हो जाएगा। और Y का क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। यानी अगर x का निकाल रहे हैं तो दोनों में x आएगा और y में निकाल रहे हैं तो दोनों में y आएगा, नीचे दोनों में सेम आएगा m1 प्लस m2। और अगर आपका बाह्य विभाजित करें, जब बाह्य विभाजित करें तब जो कैपिटल X का मान होगा वो सेम होगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 और बटे नीचे भी फिर माइनस आ जाएगा, यानी m1 माइनस m2। और कैपिटल Y की जो वैल्यू आएगी m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। इन सभी फॉर्मूले को आप एक कॉपी बना लीजिए, छोटी सी जो टेस्ट कॉपी आती है 2 या 3 रुपए की, उसमें आप फॉर्मूले लिख लीजिए हर एक चैप्टर के सीक्वेंस से। जब भी आप क्वेश्चन को हल करने बैठो तो आपको फॉर्मूले की कॉपी सामने होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, बार बार फॉर्मूले देखने से आपके जो है मेमोरी में बैठ जाएंगे, फिट हो जाएंगे और फिर आपको फॉर्मूले की दिक्कत नहीं होगी बाद में। वरना फॉर्मूले इतने हो जाएंगे मैथ में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है, इसलिए फॉर्मूले को अच्छे से याद करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर उसने बोला है बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को अनुपात दे दिया उसने, 2 बिंदु दे दिए, तो लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है बिंदु कौन कौन से हैं, 4,-3 तथा 8,5, यानी आपके जो x1 है ये हो जाएगा और y1, ये x2 और ये y2। अनुपात कितना दिया है आपको, अनुपात
बराबर हो जाएगा 3:1, यानी m1 ये और ये m2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है अंतः विभाजित करता है, उसके निर्देशांक याद कीजिए। तो लिखेंगे माना अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक बराबर कैपिटल X कैपिटल Y। अतः कैपिटल X का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब अंतः विभाजित कर रहा है ना, तो अंतः विभाजन के सूत्र से इसको लिखना जरूरी है। तो कैपिटल X का मान हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। m1 की वैल्यू 3 है, गुना x2 की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और गुना x1 की वैल्यू है 4 बटे m1 प्लस m2, यानी इनको जोड़ना है 3 और 1 को। 3 प्लस 1 कितना आ गया, 3 8 24 प्लस 4 एकम 4 बटे 3 और 1 4। 4 और 24 कितना हो गया 28 बटे 4, और 4 से गया 8 28 7 बार, यानी कैपिटल X का मान कितना आ गया 7 आ गया। और कैपिटल Y का मान कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू रखेंगे m1 की तो वही रहेगी 3, और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 ही रहेगी, और y1 की वैल्यू -3 हो जाएगी। और यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे m1 प्लस m2 को, कितना हो गया 3 पंजे 15, और -3 एकम 3 बटे 3 और 1 4। 15 में से 3 गए 12 बटे 4, और 12 को 3 बार कटा, तो y का मान आ गया 3। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक बराबर, तो x पहले लिखेंगे यानी 7, फिर y लिखेंगे यानी 3। तो यह आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, कर लेना इसकी प्रैक्टिस अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और 2024 में पूछा गया है। हर बार एक सवाल ऐसा आता है जरूर कि कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, साइन की दे दे चाहे कोस की दे दे, और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लेगा, टेन पूछ लेगा, कोट पूछ लेगा, सेक पूछ लेगा। तो इनको करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपको लाल बटे काका का रूल याद होना चाहिए, है ना। लाल बटे काका ये क्या कहता है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और एल का मतलब फिर से लंब हो जाएगा। के का मतलब कर्ण, फिर से कर्ण और आधार, यानी लंब बटे कर्ण। अगर मैं पहला रेशियो देखूं तो लंब बटे कर्ण ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा की। ठीक है, लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। और दूसरा रेशियो क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की। ठीक है, और तीसरा रेशियो है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसकी वैल्यू है, सॉरी पहली वैल्यू होगी साइन की, दूसरी वैल्यू कोस थीटा की, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, कोस थीटा, और तीसरी वैल्यू टेन थीटा की। अब देखिए फिर से पलट दीजिए आपको, अब की बार आधार बटे लंब कर दीजिए, यानी आधार बटे लंब किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोट थीटा की वैल्यू देगी। फिर कर्ण बटे आधार किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक थीटा की हो जाएगी। और आपका जो कर्ण बटे लंब है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोसेक थीटा की हो जाएगी। यानी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके जो वैल्यू होती हैं ये होती हैं। ठीक है, अब उसने साइन थीटा की वैल्यू दी है 3/4, तो साइन थीटा होता कितना है, लाल बटे काका से लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ पर ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये तो आप सभी को मालूम है। अब उसने बोला है साइन थीटा बराबर 3/4, इसका मतलब लंब बटे कर्ण है साइन थीटा का मान, तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, यानी लंब मेरा 3 है, कर्ण मेरा 4 है। तो आधार की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो आधार की वैल्यू कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मान लो इसे x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 4 का जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, हाँ या ना। ठीक है, मुझे x के मान निकालना है, तो 4 का वर्ग हो गया 16, और बराबर में x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग हो गया 9। अब 9 को इधर ले आइए, तो 16 - 9 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, और 16 - 9 का मतलब हो जाएगा 7, और बराबर x स्क्वायर, और x का मान कितना हो जाएगा √7। तो ये आ जाएगा x का मान √7। अब देखिए, अब तुमसे चाहे कुछ भी पूछ ले, वो टेन थीटा पूछा है उसने, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3,
और आधार कितना है आपका √7, तो 3/√7 ऑप्शन ए। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता कोसेक थीटा, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब यानी कर्ण कितना है 4 और फिर लंब कितना है 3, ऐसे कर देंगे। अगर आपसे पूछ लेता बताओ कोस थीटा बताओ, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी आधार मेरा हो जाएगा √7 और कर्ण हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन सवालों को करना होता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा बराबर 1 के लिखाना है। और 2014 में पूछा गया, 15 में, 16 में और 19 में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब भी आपके सामने ऐसी टर्म आ जाए और बराबर में कुछ सिद्ध करने को बोले, तो आपको क्या करना है, साइन और कोस को छोड़ करके, क्या बोल रहा हूँ मैं ध्यान से सुनना, साइन और कोस को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे tan हुआ, कोट हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ, उनको साइन और कोस के ही पदों में तोड़ दो। यानी साइन और कोस को छोड़ के बाकी सबको साइन कोस के पदों में तोड़ देंगे। तो ध्यान से देखो, अब आपने 3 सर्वसमीकरणें पढ़ी होंगी। सबसे पहले तो आपने पढ़ी होगी कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1, ये याद है आपको, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, ये याद है। और 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा, ये 3 सर्वसमीकरण याद है आपको, हाँ है ना, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर होता है sin बटे कोस, sin बटे कोस, ठीक है। और कोट थीटा बराबर कितना होता है, कोस बटे साइन। और अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक, और कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1/साइन थीटा। तो ये सब आपको जो है याद होने चाहिए फॉर्मूले, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा कर जिक्र नहीं करेंगे, जितना पूछा जाएगा केवल उतने का जिक्र करेंगे। देखिए 1 + tan² थीटा, ये रहा sec² थीटा, लिख देंगे इसको। तो 1 + tan² थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले LHS लेके चलेंगे, और LHS में क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा LHS लिख लो पहले तो। ठीक है, ये LHS हो गया। और 1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला है, आपका होगा सर sec² थीटा का, ठीक है। अब ये हो जाएगा a - b और a + b का सूत्र। a - b की जब a + b में गुना होती है तो क्या होता है, a² - b² होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी sin²। अब sec² थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी बताया कि साइन और कोस को छोड़ करके बाकी सबको साइन कोस में ही तोड़ दो। तो sec को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, cos थीटा बराबर होता है 1/sec और sec थीटा बराबर होता है 1/cos, ठीक है, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो sec को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, तो इसको लिख दूंगा मैं 1/cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लग जाएगा। और 1 माइनस के sin² थीटा बचाइए, ठीक है। 1 माइनस के sin² थीटा किसके इक्वल होता है, अभी देखिए cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 है। अगर मैं sin² थीटा को इधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा मेरा, cos² थीटा बराबर 1 माइनस के sin² थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos² थीटा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए cos² थीटा और गुना 1 माइनस sin² थीटा की जगह लिख दिया मैंने cos² थीटा, इससे कट जाएगा तो क्या बचा आपका 1 बचा, यही RHS था, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनो, 1 + tan² थीटा की वैल्यू होती है sec² थीटा, और ये a - b a + b का सूत्र बनाया a² - b², a कवर करा 1 ही आया, और sec² थीटा का उल्टा होता है cos² थीटा। 1 माइनस sin² थीटा किसके इक्वल होता है, cos² थीटा के, तो दोनों को कैंसिल कर दिया, क्या बचा आपका 1, RHS बच गया। ये 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये 2019-22 में पूछा गया है। ये भी आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे, तो इनको करने का बहुत ही आसान तरीका है, आज एक बार सीख लीजिए, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। देखिए सबसे पहले उसने बोला एक मीनार है, तो मीनार कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे, एक मीनार बना लीजिए, ज़मीन पर बनने वाली छाया, अब मान लीजिए छाया इसकी कहाँ पर पड़ेगी, ज़मीन पर ऐसे तो पड़ेगी, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, यानी यहाँ से एक त्रिकोण बन गया, त्रिभुज, यानी ये मीनार है और इसकी ये छाया है, और ये इसकी यहाँ से यहाँ तक के हमने मान ली कर्ण हो गया।
तो उसने बोला है जो मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर है, तो मीनार हमने ये मानी है तो इसको हमने 20 मीटर नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर है। उसकी जो छाया की लंबाई है वो 20√3 मीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू 20√3 मीटर हो गई। अब उसने बोला है सूर्य का उन्नयन कोण, अगर सूरज यहाँ पर होगा तभी तो छाया इधर पड़ी होगी, या सूरज इधर होगा, भाई सूरज इधर ही तो होना चाहिए। तो मान लीजिए इधर सूरज है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे मान लिया। अब सूरज का उन्नयन कोण पूछा है। दो बच्चों, यहाँ पर दो कोण होते हैं, एक तो उन्नयन और एक अवनमन। उन्नयन कोण होता है जब कोई व्यक्ति नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है, यानी ये वाला एंगल, उसके आँख पर बना कोण क्या होगा, उन्नयन कोण। लेकिन अगर कोई ऊपर से नीचे की ओर देखता तब बनता मेरा अवनमन कोण। कैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है और एक आदमी यहाँ पर मीनार की चोटी पर खड़ा है, तब वो किसी वस्तु को देखता है नीचे, और उसका जो अवनमन कोण है वो कितना है, यहाँ पर बनेगा थीटा, वो अवनमन कोण होता है। तो अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होते हैं, याद रखना। तो उसने बोला है थीटा का मान बताइए। तो अब आपको देखिए दो चीज़ें गिवन है, एक तो लंब गिवन है और एक आधार गिवन है। तो ऐसा त्रिकोणमिति में कौन सा सूत्र है जिसमें लंब और आधार होता है? तो आप कहोगे सर tan है केवल जिसमें लंब और आधार होता है। आप जानते हैं ना लाल बटे काका, लाल बटे काका। ध्यान से देखो, उसने लंब दिया है और आधार दिया है, तो इसमें लंब और आधार किस में है? लंब और आधार केवल इसमें है। इसको बोलते हैं हम tan थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब कितना है आप लिखोगे 20, आधार कितना आप लिखोगे 20/√3। यहाँ tan थीटा चल रहा है और 20 से गया 20, तो कितना बच गया? tan थीटा बराबर 1 ऊपर बचा, नीचे बचा √3। अब आप बताइए tan थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिसका मान 1/√3 होता है? तो आप कहोगे सर टेबल के अनुसार tan 30 का मान होता है 1/√3। तो आपको टेबल भी याद होनी चाहिए सभी कोणों की है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan से गया tan, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, उसको एक और कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3-1 मीटर है। और ये 2022, 23, 24 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 2025 के लिए रेडी रख लीजिए। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे जैसे उसने कहा चित्र बना दो। एक भवन है और एक मीनार है, तो अब जो है हमें ये देखना है भवन और मीनार में कौन बड़ा होता है। भाई भवन का मतलब एक घर होता है और मीनार एक बहुत ऊंची मीनार हो सकती है। तो हम मीनार को बड़ा बनाएंगे और भवन को छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, मीनार है और ये क्या है आपका एक भवन है। यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, इनको हमने बना लिया और दोनों ही ज़मीन से लगी हुई हैं, तो ज़मीन को जोड़ देंगे ऐसे, ये ज़मीन है। अब उसके बाद एक भवन के शीर्ष से, भवन कहाँ पर है ये, भवन के शीर्ष कहाँ पर है ये, ठीक है, शीर्ष ये होता है और पाद ये होता है। ठीक है, पाद का मतलब निचला हिस्सा और शीर्ष मतलब ऊपरी हिस्सा। तो भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कब होता है? जब ऊपर की ओर देखेंगे। तो उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूँ तो यह आ जाएगा आपका 60 डिग्री। कोण हमेशा एक रेखा पर ही तो बनेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, मतलब एंगल कितना है? 60 डिग्री। फिर बोल रहा है कि भवन के शीर्ष से, यानी यहाँ से मीनार के पाद का अवनमन कोण, अवनमन कब बनता है? जब ऊपर से नीचे की ओर देखें। यानी अगर कोई यहाँ से यहाँ तक देख रहा है तो उसका जो अवनमन कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये 45 डिग्री बन जाएगा। और ये अगर 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, यानी मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू। तो सिद्ध कीजिए जो भवन की ऊंचाई है इतनी आनी चाहिए, यानी भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें और ये आनी चाहिए। ठीक है, ये सिद्ध करना है। चित्र बना लेंगे, उसके बाद जो जो चित्र में है उसको लिख देंगे। मान ले ए है, इसको मान लेंगे हम बी, और इसको मान लेंगे सी, इसको डी और इसको ई, नाम दे दिया। अब लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है,
जो जो यहाँ पर चित्र में लिखा उसको लिखेंगे। माना ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। माना सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई h मान लेंगे इसके, है ना, थोड़ी देर के लिए। और h का जो मान आना चाहिए वो इतना आना चाहिए, सिद्ध करेंगे ना। तो एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है ना, या h है। अब उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दो त्रिभुज बनेंगे। कौन कौन से? एक तो ये वाला ADE, ठीक है, इसमें, और दूसरा त्रिभुज बनेगा यहाँ पर एक DCB, जिसमें एंगल होता है, केवल उसी को त्रिभुज लेना है। अब आप ये कहोगे सर ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हमें नीचे वाला लेना है एंगल, है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। एक तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज। अब देखिए ये वाली दूरी हमें नहीं पता, आधार नहीं पता है, तो हम आधार को x मान के चलेंगे। यहाँ पर हमने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने x मान ली। तो त्रिभुज कौन से में लिखेंगे? सबसे पहले इस छोटे वाले में लिख लो, DCB में, DCB में। तो त्रिभुज DCB में। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, एक आधार गिवन है और एक लंब गिवन है। तो आधार और लंब से क्या बनता है? हमेशा tan थीटा बनता है। तो tan थीटा कितना है इसमें? 45 है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी है आ जाएगी? लंब बटे आधार यानी h बटे x, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती कितनी है? 1 होती है। यहाँ पर आ जाएगा h बटे x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? h के बराबर आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब त्रिभुज किस में? ADE में लिखेंगे, त्रिभुज ADE में। अब त्रिभुज ADE में tan 60 बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू देखें, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? h है। ये वैल्यू कितनी है? h। तो ये भी कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं ये वाली वैल्यू पूछूँ आपसे, AE तक कितनी हो जाएगी भाई? टोटल 40 है, यहाँ तक h है, तो इतनी कितनी बची? 40 माइनस h बची, 40 माइनस h। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी बची है? 40 माइनस h। तब tan 60 कितना आ जाएगा? tan 60 का मतलब हो जाएगा लंब और बटे आधार। लंब कितना है? 40 माइनस h, और आधार कितना है? आपका x है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, और यह आ जाएगा 40 माइनस h बटे x। x का मान रख देंगे यहाँ पर h, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 माइनस h बटे h, √3। अब h की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो h इधर ले जाइए, h √3 बराबर आ जाएगा 40 माइनस h। इस h को इधर ले आइए, h √3 प्लस के h हो जाएगा बराबर 40। h की वैल्यू निकालनी है तो h कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस के 1 बनेगा बराबर 40। इस √3 प्लस 1 को बटे में ले जाएंगे, 40 बटे √3 प्लस 1। अब कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं होता तो हर का परिमीकरण करने के लिए कॉन्जुगेट की गुना कर देंगे, ठीक है। ऊपर गुना करेंगे कितना आएगा? 40 इंटू √3 माइनस 1, और नीचे गुना करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो 40 इंटू √3 माइनस 1, और बटे कितना आ गया? 3 में से 1 गया 2, 2 से 40 कितनी बार गया? 20 बार, और √3 माइनस 1 h। जो आपकी भवन है उसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी, और कितनी ज्ञात करनी थी? 20 √3 माइनस 1। क्या यही आ रही है आपको? ये सर बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब जो अतः यही सिद्ध करना था, बस यही सिद्ध करना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये व्रत वाले चैप्टर से लिया है। आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्रत के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप क्या होगी? ध्यान से देखिए, सबसे पहले चित्र बनाइए इसका। एक व्रत है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक व्रत है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। चलो यहाँ तक ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, कहीं भी ले सकते हो। ये इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब उसने पूछा केंद्र बिंदु, एक व्रत के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। मान लीजिए इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची है हमने, ऐसे ये एक स्पर्श रेखा जा रही है, स्पर्श रेखा PQ। सबसे पहले केंद्र O है, व्रत के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ, तो PQ हो जाएगी ये PQ, सॉरी यहाँ पर PQ मान लेंगे। ये P है और ये Q है, ठीक है। ये PQ है एक स्पर्श रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। तो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, तो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा
यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचूँ तो बिंदु Q पर मिलती है। ठीक है, यदि OQ का मान 12 सेंटीमीटर है, OQ का मान 12 सेंटीमीटर है, तो PQ का मान क्या है, इस PQ का मान ये पूछा है आपसे। तो आप ध्यान से देखिए, जब भी एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या से डाला गया जो लंब होता है स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये कैसा त्रिभुज बन रहा है आपके सामने, ये बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो मान लीजिए इसको PQ, तो शेष वर्ग यानी पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जो 12 का वर्ग है, यानी हमारा कर्ण क्या है, यही तो है कर्ण। तो 12 का जो वर्ग होगा वो 5 के वर्ग के प्लस PQ के वर्ग के बराबर होगा, आया ना। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप हो गए सर 144 और बराबर 5 का वर्ग यानी 25 प्लस PQ का वर्ग। तो 25 144 में से जाएंगे 119 बचेंगे बराबर PQ का वर्ग। और PQ चाहिए हमें, वर्ग नहीं चाहिए, तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। यानी जब PQ का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें एक चित्र दिया है कि चित्र में यदि TP यानी TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं, कोई बात नहीं। अब POQ का मान 110 डिग्री है, यानी कौन POQ यानी ये वाला एंगल जो है 110 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कौन PTQ यानी PTQ यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आपसे पूछा है। तो इसको करना बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। अभी मैंने बताया था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या से जो डाला गया लंब है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। और अब ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। और हमेशा याद रखना, चतुर्भुज के जो सभी कोणों का योग होता है 360 होता है। तो 360 होने के लिए अगर ये 90 है, ये 90 है, 180 और 180 360 में से गया 180 होना चाहिए इन दोनों को भी। तो 180 में से 110 ये है, तो इसे कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, लिखेंगे कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर होना चाहिए 360 के। अब कोण P का मान कितना है 90, कोण O का मान कितना है 110 और कोण Q का मान कितना है 90। और हमें निकालना है कोण T बराबर 360। अब 90 और 90 180, 180 में 10 जोड़ेंगे 190 और 290 हो गया टोटल, बराबर में प्लस में कोण T भी है बराबर 360। तो कोण T का मान अगर मैं निकालूं तो 360 में से क्या करेंगे, 290 का माइनस करेंगे। तो 60 ऊपर के 10 ये, तो कितना आ गया 70 आ गया। तो कोण T का मान कितना आ गया 70। आपसे यही पूछा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 है। R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा डिग्री है होगा। यानी एक आपसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है और R त्रिज्या वाला एक वृत्त है और एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अगर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू R है और यहाँ से यहाँ तक की भी वैल्यू R है। यानी अगर मैं इस पार्ट को निकाल दूँ तो इस पार्ट का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर थीटा जितने डिग्री का थीटा है यहाँ पर ऊपर लिखो और बटे टोटल एंगल होता है हमारा 360 का। एक वृत्त में संपूर्ण कोण कितना होता है 360 का। और वृत्त का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्त का ही क्षेत्रफल आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी इसका जो आंसर बनेगा ये आना चाहिए। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो आएगा क्षेत्रफल। और अगर आपसे पूछ लेता त्रिज्याखंड का चाप या चाप की लंबाई पूछ लेता तो चाप की लंबाई में क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 तो यही रहेगा। और लंबाई क्या होती है वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर, उसमें लग जाता फिर 2 पाई आर का फॉर्मूला। ये होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई। और ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, उसने बोला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर आएगा पहले तो ये नहीं हो सकता।
ये भी नहीं हो सकता, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है। अब एंगल कितना होना चाहिए 360 का, इसमें एंगल 360 नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए उसने यहाँ पर जो है 720 दिया है, लेकिन आना चाहिए 360, लेकिन उसने ऊपर भी तो 2 दिया है, तो 2 से अगर मैं 720 को काटूंगा तो मेरा 360 ही तो आएगा। तो यहाँ पर जो है ये छुपा हुआ था, इसे हमने बस निकाला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे भी एग्जामिनर घुमाकर सवाल पूछ सकता है आपको, तो आपको अच्छे से फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपको जो थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री दिया है और रेडियस आर की वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला बताया था मैंने पीछे, क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये होता है आपका थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू रखिए 30 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और आर की वैल्यू है 14 का वर्ग। देखिए 0 से गया 0 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 आ गया और 2 छिक्का 12, 2 11, तो ऊपर आ गया 11/6 7 42 इंटू 14 लिख सकता हूँ इसको। देखिए 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14 और फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 एकम 14, बचे कितने आपके हासिल लगो 1, 14 एकम 14 1 15, 154/3, इसको पूरा काटिए, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, बचेंगे 1, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, इस क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये क्या है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2015, 16, 18, 22, 24 में HW में पूछा गया है, तो इस बार भी पूछे जाने के पूरे चांस हैं, तो इसको भी स्टार लगा लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए खिलौना कैसा है, एक शंकु के आकार का है और जो उस अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले एक शंकु बनाइए। अगर आप चित्र बनाकर सवाल हल करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपका एक शंकु हो गया। इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की और इसकी रेडियस हो जाएगी। अब उसने बोला है इस 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु के आकार का है उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर, यानी एक अर्धगोला है इसी त्रिज्या का, तो इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला यहाँ से बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक अर्धगोला बन गया, इसी त्रिज्या का एक अर्धगोले पर आधारित है, यानी इस पर ही रखा हुआ है। तो इस गोले की इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है, टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली हाइट जो है यहाँ तक और यहाँ तक की जो हाइट है 15.5 सेंटीमीटर है और ये इसकी जो गोले की त्रिज्या है या शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है। तो उसने केवल 2 ही चीज़ हमें दी है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हो जाएगा इस शंकु का भी संपूर्ण पृष्ठ लेंगे और इस गोले का भी संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, अर्धगोला है सॉरी, तो अर्धगोले का भी संपूर्ण पृष्ठ लेंगे। तो अब हमें क्या क्या चाहिएगा, तो लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है सवाल के अनुसार सॉल्यूशन। तो दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर कितनी दी है 15.5 सेंटीमीटर। अब मुझे शंकु की ऊंचाई निकालनी है। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जो 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो इस अर्धगोले की भी तो इतनी ही त्रिज्या होगी, हाँ या ना। तो आप कहोगे सर ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू। अगर ये 3.5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी इतनी 3.5 हो जाएगी, हाँ या ना। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगी, यानी ये भी 3.5 हो जाएगी।
अब नीचे वाली 3.5 है और टोटल 15.5 है, तो ऊपर वाली कितनी बची? आप कहोगे सर 15.5 में से 3.5 घटा दो, कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो ये वाली हाइट किसके बराबर आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर के। और ये वाली हाइट किसके बराबर आ जाएगी? यानी शंकु की हाइट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी शंकु की हाइट। ओके, अब शंकु की हाइट भी पता लग गई। अब शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ, सबसे पहले इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, तो लिखेंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो किस किस के बराबर आ जाएगा? एक तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, और प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ नहीं लेंगे, इसमें वक्र पृष्ठ लेंगे। ध्यान से देखो, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है यानी इसकी सरफेस का भी लेना पड़ता है, लेकिन अब जो शंकु है और अर्धगोला है ये दोनों मिल गए, इसका मतलब जो इसका सरफेस है वो ढक गया, तो इसका मतलब बस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ले लेंगे, तो वक्र पृष्ठ लेंगे केवल अर्धगोले का। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, फॉर्मूला याद है आपको? तो इसको समीकरण नंबर 1 मान के, या चलो डायरेक्ट लिख लीजिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? शंकु के जो संपूर्ण पृष्ठ में दो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ में दो चीज आती हैं, एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब इसमें आधार भी ढक गया, तो इसमें भी संपूर्ण की जगह क्या लेंगे? केवल और केवल वक्र पृष्ठ लेंगे, यानी ऊपर ऊपर का हिस्सा लेंगे। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है ये होता है पाई और एल। ठीक है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? जो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर एक तो पाई कॉमन है, एक आर कॉमन है, तो पाई आर में कॉमन ले लूँगा और अंदर बचेगा मेरा एल प्लस के 2r। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे एल की वैल्यू नहीं पता। एल की वैल्यू नहीं पता ना, आर की वैल्यू तो पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, लेकिन एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ से। तो एल की जो वैल्यू होती है तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, उसका फॉर्मूला अलग निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी? एल बराबर, तो आप पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री बनना है कोण, तो यानी लंब का जो स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यह कह सकता हूँ मैं अंडर रूट बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, है ना? तो अब यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 3.5 का मतलब 35 ही समझिए, तो 35 का जो वर्ग होता है 1225 होता है। तो 1225 में पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 अंकों बाद लग जाएगा। अब इनको जोड़िए, 25 आ जाएगा पॉइंट में, और 12 और 44 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, और 1 का 1 यानी 156.25। और ये किसका पूरा वर्ग होता है? ये होता है 125 का वर्ग। 125 में पॉइंट कहाँ लगेगा? 12.5 पे, यानी जो एल का मान आया वो कितना आया? 12.5 सेंटीमीटर आया, 12.5 सेंटीमीटर। अब एल की वैल्यू कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो अब लिखेंगे फिर से समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से, तो जो समीकरण नंबर 1 से क्या आएगा? हमने बाहर क्या कॉमन लिया था? एक तो पाई आर कॉमन लिया था, अंदर बचा था हमारा एल प्लस के 2r था। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी? 3.5 थी, और एल की वैल्यू आई 12.5, और प्लस 2 × 3.5। इसको हल करेंगे, 3.5 को 0 लगाएंगे नीचे, 7 पंजे 35, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी बाहर आ गया 11। अंदर देखो 12.5 प्लस 3.5 दूनी 7 हो जाएगा पूरा, तो 12.5 में 7 जोड़ेंगे 19.5 हो जाएगा, और 19.5 की गुना करेंगे 11 में, 11 पंजे 55, हासिल लागू 5, 11 निम्न 99, 5 104, हासिल लागू 10, 11 कम 11 10 21, यानी 214.5 आया आपका क्या? ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ आया है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए सवाल को थोड़ा
अच्छा सवाल है ये। देखें, आपको जो है एक खिलौना दिया है शंकु के आकार का, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और एक अर्धगोले पर आधारित है जिसकी टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैंने एक शंकु बनाया, एक अर्धगोला बनाया, उस पर हमने इसको टिका दिया। इसकी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और टोटल हाइट 15.5 है। मैंने क्या माना कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 रहेगी, और ये जो है इस हाइट में से कैंसिल होके 12 बची। तो ऊपर वाली जो हाइट है ये ऊपर वाली हाइट के बराबर आएगी, यानी शंकु की हाइट कितनी आ गई, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आ गई। अब शंकु की हाइट आ गई तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ है, इसका मतलब ये होगा कि अगर खिलौने पे मुझे पेंट करना है तो कितने एरिया पर करना होगा। तो जो खिलौने पर पेंट करेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ पर होगा और अर्धगोले पर के वक्र पृष्ठ पर होगा। तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। इसमें से हमने πr कॉमन ले लिया, l + 2r आया। अब हमें l की मान नहीं पता था, इसलिए हमने समीकरण नंबर 1 मान के पहले l का मान निकाला। l का मान कैसे निकलेगा कि जो पाइथागोरस पर में लगाई, √12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर होता है 1225, पॉइंट 1 के बाद वर्ग है तो 2 लगाया, 12 इसमें जुड़ा तो 156.5 25 आया, और 156.25 किसका वर्ग होता है, 12.5 का वर्ग होता है। ये l का मान आ गया। अब l का मान और r का मान वापस से इस इक्वेशन नंबर 1 में रख के सोल्व कर दिया, और जो भी आंसर आया आपके सामने है वो ये रहा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, 2006 में, 12 में, 13 में, 15, 16, 17, 20 और 22 में। तो 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, यदि 27, 23, x-4, x + 4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 हो। माध्य का मतलब समांतर माध्य से है। ठीक है, तो x का मान याद कीजिए। तो हम सभी जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। तो समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कर दीजिए सबका। तो पद कितने हैं इसमें, 27 + 23 प्लस x-4 प्लस x + 4 और प्लस 15 प्लस 3 और प्लस 7, ये सारे पदों का योग कर दिया बटे पदों की संख्या। तो कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। ठीक है, और समांतर माध्य कितना दिया है हमें, 15 दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे। इनको जोड़ो, 3 7 10 और 4 से 4 गया तो 10 5 15, 15 3 18 7 25 को 5 का हासिल लगो 2 2 2 4 2 6 6 और 1 7, ये 7 आ गया बटे में 7। और इधर 2x भी आएगा तो 2x प्लस के है ना, 7 की 15 में गुना करो, 15 7 105 होता है बराबर 2x प्लस के 75। तो इस 105 में से 75 को घटाएंगे कितना आएगा, 30 आएगा बराबर में 2x। तो x का मान कितना आ गया, 15, x बराबर 15। बताओ कुछ था कि इस सवाल में, और देखो कितनी बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा वो। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी आपसे पूछा है ऐसी कौन सी वैल्यू है इन 4 ऑप्शन में से जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको मैं बता दूं, जो प्रायिकता होती है हमारी प्रोबेबिलिटी, हम किसी भी घटना को PE से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उसका मान होता है 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। यानी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है, ना तो 1 से बड़ी हो सकती और ना ही 0 से छोटी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी देखिए सबसे पहले 4/3 का मतलब होता है 1.33। ठीक है, तो ये जो है 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 2/3 का मतलब क्या हो सकता है 2/3 का मतलब 3 6 18, 0.6 हो सकता है। तो 0 से बड़ी है यानी हो सकती है एक बार को, 1 भी हो सकती है, और 3/5 का मतलब है 0.6, तो ये भी हो सकती है। यानी कौन सी नहीं हो सकती, केवल ऑप्शन नंबर ए 4/3 नहीं हो सकती। तो जब भी आपसे ऐसा सवाल आए कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आप याद रखिएगा 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बाकी इनके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो हो सकती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इसका मुझे आंसर बताइएगा कमेंट में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वे भी अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो मुझसे, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया हुआ है मैंने, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो टेलीग्राम का नाम भी हमारे चैनल का नाम ही है स्टडी विद फैसल, सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।